नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित एसएससी चर्चा पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा 23rd यानी 23वां सेशन है और सीएचएसएल की परीक्षाएं भी शुरू हो गई और उम्मीद कर रहे हैं आपकी होली बहुत अच्छी रही होगी। तो एक बार फिर से हैप्पी होली और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि अब आपको रिदम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और 2-4 दिन का त्यौहार होता है होली। और आपको बता दें, कानपुर में यूपी के कानपुर में 7 दिन होली चलती है, 7 से 8 दिन। और फिर होली का मेला होता है जो कि 13 तारीख को था और 13 मार्च को। और ये गंगा मेला बोलते हैं इसको। तो बहुत हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार 7 दिन मनाया जाता है कानपुर में और डेली रंग खेला जाता है और ये प्रसिद्ध मेला है। तो आप लोग भी, कई लोग कानपुर से होंगे, तो अच्छे से होली आपकी हुई होगी। लेकिन अब आपको पढ़ाई में लगना है भाई, अब आपको पढ़ाई में लगना है और पढ़ाई अच्छे से करनी है और रिदम आपको बनाना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, अपने वापस लेक्चर पे आते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है प्रीवियस ईयर। हाँ, और कोशिश करूँगा मैं जल्द ही, मतलब जल्द ही मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जो पेपर चल रहे हैं वही डिस्कस करूँगा मैं आपसे। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहले पढ़ते हैं। लिखा है कि स्कूल का ग्रुप, एक स्कूल का ग्रुप, सबसे पहले हम इंक ले लेते हैं जिस इंक से हमें लिखना है। ठीक, ले लिया। क्या कह रहा है, एक स्कूल का ग्रुप एक जैसी 3 बसें किराए पर लेता है, 3 बस किराए पर लेता है और 4/5 सीट घेर लेता है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बस इस्तेमाल करते हैं। अब उन 2 बसों में घेरी गई सीटों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। अ स्कूल ग्रुप हायर 3 आइडेंटिकल बसेस, एक जैसी है ना, एंड ऑक्यूपाई 4/5 ऑफ द सीट्स। आफ्टर 1/4 ऑफ द पैसेंजर लीव, द रिमेनिंग पैसेंजर यूज ओनली 2 buses. Now find the number of seats occupied in those 2 buses. बहुत बढ़िया, वेल डन। तो ऐसा करते हैं, अब इसको ठीक से करने का प्रयास करते हैं। पहले मैं आपको बताऊं, कभी भी ऐसा प्रश्न मिले जहां पर कोई नंबर ना दिया हो, कोई संख्या ना दी हो, तो ये ध्यान रखिएगा जैसे कि इसमें हमें कुछ भी मानना होता है। कुछ भी मान लीजिए, एक जैसी 3 बसें, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी 3 बस एक जैसी हैं। एक जैसी का मतलब ये इनकी सीटों की संख्या बराबर होगी, तो हम कुछ भी मान लें। ठीक, मैं क्या करता हूं कि एक मेरा फेवरेट नंबर है, पता है क्या, 12, या कभी कभी बड़ी चीज होती है या बड़ा क्वेश्चन तो 120, या उससे बड़ा होता है तो 1200, इससे ज्यादा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 10 से भी कटता है और 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है और 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और 1 से भी कट रहा है। तो अब बचा क्या हमारे पास, केवल 9 और 7 से नहीं कट रहा, तो अधिक से अधिक संख्याओं से तो कट रहा है ना, क्या 12 या 120 या 1200। तो हम यही मान लेते हैं, हम यही मान लेते हैं, हम यही मान लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं भाई, हम यही मानते हैं। एक स्कूल का ग्रुप एक जैसी 3 बस किराए पर लेता है, तो हमने लिया कि तीनों बसों में बस की जो सीट है उनकी संख्या होगी टोटल 120 सीट, टोटल 120 सीट हो गई। अब एक जैसी 3 बसें हैं, अब एक जैसी 3 बसें हैं, अब एक जैसी 3 बसें हैं तो 40, एक जैसी 3 बसें हैं तो 40, एक जैसी 3 बसें हैं तो 40, यानी 40-40 हो गई, यानी सीटों की संख्या बराबर। अब तो टोटल कितने यात्री हो गए, टोटल कितने, 120, कह रहा 4/5 सीट घेर लेता है, तो 120 का 4/5 कितना होगा, 24, 24 चौको 96, यानी 4/5 कितना हो गया, 96, 96 सीट घेर ली जाती हैं, 96 सीट घेर ली गई, 96 सीट घेर ली गई। अब कह रहा है इसका मतलब भाई एक सीट पे तो एक ही बंदा बैठ रहा, एक सीट पे तो एक ही विद्यार्थी बैठ रहा, एक ही स्टूडेंट बैठ रहा। अब कह रहा है 4/5 सीट घेर ली, यानी 96। अब कह रहा है 1/4 यात्री चले गए,
तो भेज दो 1/4 तो 96 का 1/4 यानी 24। तो 24 यात्री चले गए भाई, 24 यात्री चले गए यहां से। अब जब 24 यात्री चले गए तो 24 चले गए, 24 चले गए तो 96 में से 24 चले गए तो बचेंगे 72। ये शेष बचे हैं, ये शेष बचे हैं। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बस इस्तेमाल कर रहे हैं, शेष यात्री केवल 2 बस इस्तेमाल कर रहे हैं, शेष यात्री केवल 2 बस। तो 2 बस मतलब क्या भाई? 80 सीट। 2 बस मतलब क्या? 1 40 40 80। तो अब क्या होगा? उनके द्वारा घेरी गई सीटों की संख्या। तो सीटों की संख्या भाई 72 यात्री हैं और सीट कितनी है? 80। तो इसका मतलब 8 9 72 8 दाम 80 यानी 9/10 सीटें घेरी गई हैं। 9/10 सीट घेरी गई हैं। 9/10 सीट घेरी गई हैं। समझ गए? तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर ऐसे ही निकलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने 120 माना है। आप कुछ भी मानिए, आप, मैं लिख देता हूं, आप कुछ भी मानिए, आप कुछ भी मानिए, कुछ भी मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए। जैसे 150 मान लीजिए तो 50 50 50 हो जाएगा। 120 मानना है तो भैया ये हो जाएगा 40 40 40। 90 मान लीजिए, 30 30 30। 60 मान लीजिए, 20 20 20। आंसर सबसे 9/10 ही आना है, कुछ अलग नहीं आएगा। समझ गए आप लोग? तो उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं आपको ये वाला प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपको बता रहे हैं कि अगला प्रश्न कैसे होगा। अब आप ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं और आ रहे हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं, इन प्रश्नों को ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भेड़ हैं। वह उनके रेवड़ बनाता है। अब आप सोचे होंगे रेवड़, रेवड़ में तो होता है झुंड, झुंड जिसमें गायों और भेड़ों को अलग अलग रखता है। वह रेवड़ में पशुओं की संख्या बराबर रखता है और हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या और अपेक्षित रेवड़ों की कुल संख्या क्रमशः क्या होगी? सबसे पहले, अ फार्मर has 945 cow and 2475 sheep. He makes their herds यानी मतलब हो गया हमारा झुंड, in which the cow and sheep are kept separately and he keeps the number of animals in the herds equal. Okay, what will be the maximum number of animals in each herds and the total number of herds is required respectively. बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले मैं देख लूं क्या आपको मैं दिख रहा हूँ? बिल्कुल दिखाई दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो लाइटिंग की तो समस्या ना करिए, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा सा कैमरा साफ करता हूँ, देखता हूँ। आज बढ़िया, मैंने कैमरा साफ किया तो अब थोड़ा स्थिर हो जाऊँ। मैं हिलता बहुत हूँ एक्चुअली, बच्चे बताते हैं सर आप बहुत हिलते हैं पढ़ाते समय, और ऑफलाइन में भी ऐसे ही हिलता हूँ। चलिए कोई नहीं, देख रहा हूँ कैसे करना है। रेवड़ सबसे पहले कह रहा है वो हर रेवड़ में पशुओं को मतलब बराबर रखता है, पशुओं की संख्या हर रेवड़ में बराबर रखता है। बराबर मतलब एक ऐसी संख्या जो 945 को भी काटे और 2475 को भी काट दे। समझ गए? तो अधिकतम संख्या क्या होगी जो 945 और 2475 को काटे? तो भैया ये करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा HCF। क्या? HCF। अब हम HCF निकालते हैं कैसे? भाग विधि के द्वारा। कैसे? भाग विधि के द्वारा। भाग विधि के द्वारा कैसे देखते हैं। भाग विधि के द्वारा कैसे करते हैं? जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। तो 2475, ठीक सही है, डिवाइड करते हैं भाई। देखते हैं 945 दुना होता है 1890। कितना? 1890। शेष कितना आया यहाँ पे? 5। और भैया 17 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। सही है। और यहाँ पर 23 यानी 18 तो बचेगा 585। सही है, ठीक। अब भाग विधि के द्वारा तो इसको भी हमने डिवीजर बनाया और ये वाला उठा के लाए यहाँ 945 भैया बहुत अच्छा। तो एक बार 585 कम 585, तो यहाँ पर 0 और 14 में 8 गया तो 6 बचेगा। 14 में 8 गया तो 6 बचना, हाँ। और यहाँ बचेगा 8 में 5 गया 3 यानी 360। सही है। इस 360 को फिर से डिवीज़र बनाया और इस 545 85 को लेकर यहाँ 500
85। 360 एक 360, क्या बचा 5, 8 में 6 गया 2, 5 में 3 गया 2, कितना बचा 225। 225 से डिवाइड करो, फिर से वापस लेके आए किसको 360 को। देखो एक एक चीज हम कर रहे हैं, एक बार तो जाएगा, तो 275 और 60 13 135 बचना चाहिए, तो 135 ही बचा। इसको फिर से लेकर आए तो ये आ गया 225, इसको यहाँ पर लेकर आए 225 एक बार जाएगा 135, तो 75 और 35 110, 75 नहीं, इधर क्या बचा 65 और 25, 65 और 25 90, तो 0 और यहाँ 7 2 9 90, 65 और 25 90। अब इधर लेकर आए हैं 135 को, 135 तो 90 से एक बार जाएगा भैया 90, कितना बचा 45। अब ये 90 यहाँ रखा है, तो 45 दूना 90 भैया, खत्म। तो ये हमारा आ गया 45। क्या आ गया, तो कह रहा हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या। तो भैया हमने अधिकतम संख्या तो निकाल ली है, अधिकतम संख्या आ गई है 45, ये आ गया पशुओं की अधिकतम संख्या, पहला आंसर। अब कह रहा अपेक्षित रेवड़ों की कुल संख्या, अपेक्षित रेवड़ों की, तो एक झुंड में 45 हैं, एक झुंड में 45। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गायों की। गाय हमारे पास हैं 945 बटे, तो किससे डिवाइड करें, एक झुंड में 45 हैं, 45 दूना 90, 45 एकम 45, तो 21 झुंड हुए, 21 रेवड़ हुए गायों के, यानी झुंड, 21 रेवड़ यानी झुंड यानी काफिला। अब हम बात कर लेते हैं भेड़ की, किसकी, भेड़ की। अब हम भेड़ की बात कर लेते हैं, भेड़ की बात करेंगे, भेड़ों की लिख रहे हैं, कितनी भेड़ है हमारे पास 2475, 2445, तो 45 पंचे 225 और कितना बचेगा, नहीं 275, 45 पंचे, हाँ 75, ठीक है। और फिर से एक बार और 5 बार चला गया, ठीक। तो ये हो गए भेड़ों के रेवड़, ये हो गए भेड़ों के रेवड़ यानी झुंड, ये हो गए भेड़ों के रेवड़ यानी झुंड। तो टोटल झुंड कितने हो गए, टोटल रेवड़ कितने हो गए, टोटल रेवड़ कितने हो गए 21 + 55, 21 + 55, 5 और 1 6, 5 2 7, 76 आंसर आ गया टोटल रेवड़। तो रेवड़ कुल रेवड़ आ गया आंसर भैया, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक एक चीज़ में विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ कर रहा हूँ, तो भैया इन चीज़ों को ध्यान रखें, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है क्या, ठीक। चलो देखते हैं, 192 मीटर लंबी छड़ से 3.2 मीटर लंबे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। हाउ मेनी पीसेज ऑफ लेंथ 3.2 मीटर कैन बी कट फ्रॉम अ रॉड 192 मीटर लॉन्ग। ओके, देखो भैया कभी भी ऐसा प्रश्न आए जिसमें आपसे कहे भाई कि कितने 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 यानी आपसे संख्या पूछे, तो कितने का मतलब ही होता है भाग देना। क्या होता है, कितने का मतलब होता है भाग देना। हमेशा कितने का मतलब होता है भाग देना। क्या होता है, भाग देना। कितने का मतलब क्या होता है, भाग देना, ठीक। तो 192 मीटर लंबी छड़ है और 3.2 मीटर लंबे टुकड़े, दशमलव हटाया 0 बार गया, 6 और 0 यानी 60 टुकड़े हो गए, 60 टुकड़े। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। 60 टुकड़े हो गए और यही हमारे प्रश्न का उत्तर, 60 टुकड़े हो गए, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। भैया एसएससी चर्चा पर सेशन को लाइक करिए। एसएससी चर्चा पर हैं आप, सेशन को लाइक करिए, सेशन को शेयर करो भाई, शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। सब्सक्राइब, देखिए आप ऐसा करा करिए, जैसे आप जब आप देखते हैं आपको पसंद आ रहा है तो आप स्टेटस लगाया करिए। क्या करें, स्टेटस लगाएं,
स्टेटस लगाएं, व्हाट्सएप पे लगाएं, अरे एफबी पे शेयर कर दो, एफबी पे शेयर कर दो, हाँ एफबी पे शेयर कर दो, हमसे कांटेक्ट कर लो। हाँ, हमारा एफबी अकाउंट है रोहित दीक्षित के नाम से, पहचानते आप ही हैं, आप उसमें शेयर कर दिया करिए। तो आप शेयर करेंगे, आप मुझे भी टैग करिए, अपने आप को भी करिए, मतलब आप तो डालेंगे और लोगों को शेयर करिए ताकि पहुँचे तो लोगों के पास, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है, बहुत सही। और उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है, ठीक है। उस नाव का भार कितना होगा? द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन सिटिंग इन अ बोट इन 38 kg, द एवरेज वेट ऑफ द सेम बोट एंड द people sitting in it is 52 kg. What will be the weight of the boat? What will be the weight of the boat? Okay, देखो ऐसा है। सबसे पहले उस नाव को हम एक व्यक्ति मान ले रहे हैं, एक नाव को हम एक व्यक्ति मान ले रहे हैं, नाव को हम एक व्यक्ति मान ले रहे हैं, नाव को हम एक व्यक्ति मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? एक व्यक्ति मान ले रहे हैं, नाव को हम एक व्यक्ति मान ले रहे हैं, ठीक। अब देखो, एक उस नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है, ठीक, 52 किलोग्राम। तो सबसे पहले एक व्यक्ति मान ले रहे हैं, तो कितने व्यक्ति? 5। तो ऐसा होता है जैसे औसत यानी एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, एवरेज, ठीक। अब टोटल निकालना हो तो सम सम निकालना हो तो टोटल इंटू एवरेज, टोटल इंटू एवरेज। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। ये यानी आपको सम चाहिए, यानी सम ऑफ नंबर यानी योग। तो कैसे निकलेगा? एवरेज इंटू टोटल नंबर, ठीक, एवरेज इंटू टोटल नंबर, ठीक। अब देखते हैं, कह रहा है आपसे कि एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का। अब देखिए कितने व्यक्ति? 5। पहले इनको देख लेते हैं। तो टोटल व्यक्ति हैं हमारे पास 5, लेकिन एवरेज कितना है? 38। एवरेज कितना है? 38। तो 8 5 40, 4 5 3 15, 4 19, 190 हो गए किलोग्राम, 190 kg। लेकिन अब नाव को भी जोड़ लें तो 6 लोग हो रहे हैं और एवरेज हो रहा है 52, तो 312 हो रहा है शायद, हाँ 312 हो रहा है, ठीक। कैसे? 5 6 का 30, ऐसे जुड़ा, 50 का 6 में गुणा किया 300, 2 का 6 में किया 12, हो गया 312। तो अब कह रहा है नाव का भार। तो अब सोचो, 6 लोग थे तो उनका टोटल वेट था 312 kg, ठीक। और जब 5 लोग थे तो टोटल वेट आ रहा है 190 kg, ठीक। तो भैया घटा दो तो एक जो नाव बची है उसी का भार निकल आएगा। तो नाव का भार 2 और 11 में 9 गया 2, 2 में गया 1, 122 किलोग्राम नाव का भार हुआ है, 122 किलोग्राम। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अब कह रहा है जब चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तब चीनी का प्रति किलोग्राम पुराना भाव क्या होगा, ठीक। द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाई 20%, नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम्स मोर शुगर फॉर 36, देन व्हाट विल बी द ओल्ड प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। देखिए ऐसा है, ऐसा है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे मैंने आपसे बोला कि चीनी का पुराना भाव बताइए। देखिए पुराना यानी ओल्ड प्राइस, देखिए ओल्ड प्राइस तभी निकल पाएगा, ओल्ड प्राइस जब आपको न्यू प्राइस पता हो। क्या पता हो? न्यू प्राइस पता हो। और अगर आपको न्यू प्राइस पता है तो ओल्ड प्राइस खट से आ जाएगा। कैसे? मैं बताता हूं। कुछ नहीं करना है, न्यू प्राइस लिखेंगे इनटू 100 और नीचे 100 प्लस माइनस प्रतिशत, ठीक। प्लस माइनस क्यों बताते हैं। अगर प्लस हुई है तो इसका मतलब वृद्धि यानी इंक्रीमेंट हुआ है, और अगर माइनस है
इसका मतलब कमी हुई है यानी डिक्रीज हुआ है। तो हमें क्या करना है, अगर वृद्धि हुई है तो 100% में प्लस करेंगे और अगर कमी हुई है तो 100% में माइनस करेंगे। ठीक, अब देखो जल्दी से, कह रहा है न्यू प्राइस के लिए ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस कैसे न्यू प्राइस पता करते हैं जरा देखते हैं, फिर करते हैं। करना क्या है, देखिए ध्यान रखिएगा, जितनी कमी हुई होगी उसी के बदले उस वस्तु ज़्यादा मिलेगी। ठीक, जितनी कमी उसी के बराबर में अधिक वस्तु, उसी के बराबर में अधिक वस्तु, उसी के बराबर में अधिक वस्तु, जितनी कमी उसी के बराबर में अधिक वस्तु, जितनी कमी उसी के बराबर में अधिक वस्तु। तो कमी हुई है 20% और इस 20% के बराबर में 500 ग्राम चीनी मिल रही है। तो 20% की वैल्यू 500 ग्राम, तो 20% की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं। 36 रुपए वो पहले भी दे रहा था और अभी भी 36 रुपए दे रहा। ठीक, तो 36 रुपए का 20% निकाल लिया, तो 36 दूनी 72 यानी 7.20 ये आ गया। अब ये हमको पता चल गया कि 7.20 बराबर 500 ग्राम। 500 ग्राम, तो भैया 1 किलोग्राम की वैल्यू क्या होगी? 1 किलोग्राम की वैल्यू 14 रुपये 40 पैसे 1 किलोग्राम। ये आ गया नया भाव। कितना आ गया? नया भाव। ये आ गया न्यू प्राइस। अब इस न्यू प्राइस को उठाकर रख देते हैं, कैसे देखते हैं। न्यू प्राइस 14 रुपये 40 पैसे पर केजी इंटू 100 और नीचे प्लस माइनस, तो कमी हुई है, कमी तो कमी हो गई है, तो 100 में 20 कम कर दो तो 80 बचेगा। 80 बचा, 80। तो अब जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1440 बटे 80, 18 रुपए आ गया। यही हमारा ओल्ड प्राइस है, 18। अब देखो, प्रश्न जब होता है तो हमसे कहता है नया भाव भी बताइए, नया भाव भी बताइए या पुराना भाव भी बताइए, यानी हमसे कहेगा न्यू प्राइस, न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू। तो भैया आप ध्यान रखिए, ठीक, कि आपको क्या करना है। समझ गए आप? चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि आप कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 डिब्बे जिनकी क्षमता 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम तथा 80 किलोग्राम है। इन्हें 3 तरह के गेहूं क्रमशः ए, बी तथा सी से पूरा भरा गया है। तीनों डिब्बे खाली कर दिए जाते हैं तथा तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छे से मिला लिया गया और उसके बाद मिश्रण को फिर से तीनों डिब्बों में भर दिया गया। तब तीसरे डिब्बे में ए प्रकार के गेहूं की मात्रा किलोग्राम में क्या होगी? 3 कोचेस या कंटेनर ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, whose capacity is 24 kg, 36 kg and 84 kg. They are completely filled the 3 type of wheat A, B and C respectively. All the 3 cans are emptied and after mixing all the 3 types of wheat, well the mixture is filled again in all the 3 cans. Then what will be the quantity of A type wheat in kg in the third box? बहुत बढ़िया, very good, nice. अब भैया करना क्या है? देखिए एक चीज ध्यान रखिए। सबसे पहले जो ए प्रकार का था उसकी क्षमता थी 24 किलोग्राम, जो बी प्रकार का है उसकी क्षमता है 36 किलोग्राम और जो सी प्रकार का है उसकी क्षमता है 84 किलोग्राम। कितनी है? 84 किलोग्राम। आप देख रहे होंगे, सॉरी, ठीक, 84। आप इतना ध्यान रखिए, रेशियो बदलता नहीं, रेशियो बदलता नहीं है, हमेशा सेम रहता है। ठीक, तो 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 सत्ते 84, ये अनुपात आ गया। अब इनको हम कहीं भी मिलाएं ये अनुपात इनका यही रहेगा। भाई अब सोचो, जब मिला देंगे हम एक कंटेनर में, बड़े कंटेनर में डाल दिया, भाई इनको क्या किया, एक बड़े कंटेनर में हमने डाल दिया, एक बड़े
कंटेनर में हमने डाल दिया सबको। हाँ, ए भी इसी में है, ठीक है, ए भी इसी में है, बी भी इसी में है, हाँ, और इसी में सी भी है, इसी में सी भी है, सब इसी में पड़े। अब मिला दिया, उसके बाद फिर से इनको भर दिया, तो अब तो मिक्स हो गए ना। तो हर रेशियो में, जैसे इसमें भी यही रेशियो रहेगा, इसमें भी यही रेशियो रहेगा, और इसमें भी यही रहेगा। तो कह रहा है जो सी वाला है, ये तो कह रहा तीसरे डब्बा, तीसरा यानी सी, तीसरा। अब सोचो तीसरे में आएगा तो 84 किलोग्राम आया, लेकिन अनुपात तो यही रहेगा, 2, 3 और 7 रहा या नहीं रहा। तो कह रहा है इसमें ए प्रकार का गेहूं कितना है, ये ए, ये बी और ये सी, ए, बी और सी, ए प्रकार। तो 84 को डिवाइड कर दो, 3, 2, 5, 7, 12 से, ठीक, अनुपातिक योग से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया, 12, 7, 84 यानी 7 आ गया, 7। अब ए प्रकार का गेहूं तो 2 से गुणा कर दो, ए प्रकार का गेहूं आ गया भैया 14, कितना आ गया, 14 किलोग्राम, ठीक। अगर ये ना समझ में आया तो समझिए कि योग यानी सम को अनुपातिक योग से डिवाइड करते हैं, यानी सम ऑफ रेशियो से, अनुपातिक योग से विभाजित करते हैं। तो योग हमारा ये है, अनुपातिक योग 12 डिवाइड किया 7 आया, और 7 का उठाकर 2 में उड़ा गया, 14 kg आ गया। मजा आ गया भैया, मजा आ गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 2 व्यक्तियों की आयुओं का अनुपात 4:7 है, और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योगफल वर्षों में क्या होगा? द एजेस ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:7 एंड वन ऑफ देम इज 30 ईयर ओल्डर देन द अदर। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस इन द ईयर? बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। कैसे क्या मैं बता रहा हूं, कई बार ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं। देखिए बहुत ध्यान समझना, एक की आयु दूसरे से 30 वर्ष ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, ज्यादा का मतलब अंतर है। आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। आयु का अंतर हमेशा समान रहता है, बदलता नहीं है। अब 2 व्यक्तियों की आयु है 4:7 का अनुपात है, ये ए हो गया और ये बी। अब इनके में ये कितना रेशियो ज्यादा आ रहा है? 3 रेशियो। तो 3 रेशियो मतलब 30 वर्ष। 3 रेशियो मतलब 30 वर्ष। तो 1 रेशियो मतलब क्या होगा? 10 वर्ष। 1 रेशियो मतलब 10 वर्ष। तो कह रहा है उनकी आयुओं का योगफल वर्षों में क्या हुआ? तो योगफल ऐसे निकालो ना, 4 ये 7 ये कितना हो गया? 11। तो 11 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? 10 × 11 यानी 11 दाम 110। आंसर आपके सामने 110 वर्ष। देखिए कितनी आसानी से हमने इस प्रश्न को कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दें, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कुछ चीज़ें समझिए। देखिए आप तैयारी करिए, ठीक, क्या समझिए। देखिए कहते हैं ना, आपने सुना होगा, मैं एक बार और बता दूं, तैयारी करिए। अगर आप किसी को नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, लेकिन तैयारी करिए, ठीक। कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए, मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि आपके लिए आपकी सफलता शोर मचा दे। आपके लिए आपकी सफलता शोर मचा दे। तो मेहनत इतनी खामोशी की करिए कि सफलता शोर मचा दे। भैया बहुत खामोशी से मेहनत करते रहिए और करते रहिए रेगुलर। रेगुलर मतलब होता है नियमित। क्या होता है? नियमित। तो आप नियमित मतलब तैयारी अपनी करते रहिए नियमित ढंग से, और नियमित ढंग से आप अपनी तैयारी करते रहेंगे तो इतना ध्यान रखिए, जब आप नियमित ढंग से करेंगे, देखिए ऐसा होता है, जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं कि 2-3 दिन ब्रेक हो गया। अब जब ब्रेक हो गया तो अब ब्रेक हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हमसे फिर आगे भी नहीं पढ़ा जाता है। तो आप ये समझिए, कोई भी फेस्टिवल हो, आप हम जानते हैं नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन ध्यान रखिए कभी कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे कितने भी बिजी हो आप, 1 घंटा ज़रूर पढ़िए। इससे आपका रिदम बना रहेगा,
समझ गए आप? इससे आपका रिदम बना रहेगा, और जब रिदम बना रहेगा तब तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी की बात ही नहीं। समझ गए? तो बस आज के लिए इतना रखते हैं भाई। सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारा परिवार बड़ा हो। वादा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ आपसे कह रहे हैं कि जल्द ही आने वाले समय में लाइव क्लास होगी, हमारी और आपकी लाइव क्लास जल्द ही होगी। लाइव क्लास ठीक 2 या 3 दिनों में, 4 दिनों में, जब भी मुझे ऐसा लगेगा क्लास लेनी है तो ज़रूर होगी। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।